क्या मैं दिख रहा हूं बच्चों? दिख रहा हूं? नहीं दिख रहा हूंगा। अब दिख रहा हूं क्या? यही है लाइट बच्चों। आज का चैप्टर यही होने वाला है क्लास 10th का। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट में। तो आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं और मेरा क्लास जो है वो 10th का है और 10th में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है। आज इस टॉपिक को बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई रहेगा बच्चों। कहने का मतलब आप 10th लेवल तो सीखेंगे ही बढ़िया से, अच्छे तरीके से, और थोड़ा नेक्स्ट लेवल भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो कि जेई में और नीट में भी क्वेश्चन आते हैं उस तरीके के। अभी आपने देखा कि अंधेरा में मैं दिख नहीं रहा था, लाइट जैसे ही चली सब कुछ दिखने लगा। तो लाइट क्या है बच्चों? कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को तभी देख पा रहा हूं जब इस पे लाइट पड़ती है और इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक आती है, तब कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखता है। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है बच्चों। लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है जो किसी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को हमारी आंख के लिए विजिबल बनाता है। ठीक है, तो लाइट क्या है बच्चों? लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, which makes an object visible for our eye या visible to our eye लिख सकते हो। लाइट एक ऐसा एनर्जी का रूप है, लाइट भी एक तरह का एनर्जी है बच्चों। लाइट एक तरह का ऐसा एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट को हमारी आंख के लिए विजिबल बनाता है। ये डेफिनेशन आप लाइट का दे सकते हो। ठीक है, देखो लाइट को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि लाइट जो एनर्जी का फॉर्म है ये ट्रैवल कैसे करता है मीडियम में, ये एक जगह से दूसरी जगह मीडियम में कैसे जाता है। तो सबसे पहले समझना होगा न्यूटन का एक थ्योरी। सबसे पहले न्यूटन बताए हुए थे लाइट के बारे में कि लाइट किस चीज से बना हुआ है। उन्होंने कहा था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसे कर्पस्कुलर कहा जाता है। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसको क्या बोलते हैं? कर्पस्कुलर। ठीक है, तो इन्होंने, न्यूटन ने लाइट को ऐसा माना कि ये पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, एक कण से, छोटे छोटे कण से लाइट बना हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है, यानी पाथ जो लाइट का होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन बच्चों ये 10th क्लास में तो ठीक है कि पाथ आप स्ट्रेट लाइन मान लेते हो, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे चलती है। अभी तक के लिए हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा न्यूटन के बेस पे कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलती है और लाइट के चलने के पथ को, यानी कि उसके रास्ता को बोलते हैं हम लोग रे ऑफ लाइट। पाथ ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लाइट को हम लोग क्या मानेंगे? लाइट को मानेंगे कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। छोटा छोटा पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और इस पार्टिकल्स को कहा जाता है कर्पस्कुलर। और ये थ्योरी देने वाले थे बच्चों, ये बताए हुए थे न्यूटन, महान वैज्ञानिक न्यूटन बताए हुए थे इसके बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग मान लेंगे कि पाथ ऑफ लाइट जो होता है बच्चों वो स्ट्रेट होता है। जैसे कोई सोर्स है आपके पास लाइट का, जैसे ये छोटा सा एक बल्ब है और इस बल्ब को मैंने जला दिया। ठीक है, बल्ब को मैंने जला दिया तो इधर से लाइट निकलना शुरू हो जाएगा, इस साइड भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, चारों डायरेक्शन में ये फैल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ एक बल्ब है, बल्ब जैसे ही जलाओ, बूम से लाइट जला और ये चारों डायरेक्शन में फैल गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया। और अभी जो हम लोग लाइट का पाथ मान रहे हैं वो कैसा मान रहे हैं? स्ट्रेट मान रहे हैं, सीधा मान रहे हैं। ठीक है, तो लाइट सीधी रेखा में चलती है, यानी प्रोपेगेशन ऑफ लाइट जो होता है वो स्ट्रेट होता है। लाइट propagates in a straight line, ठीक है, यानी लाइट सीधी रेखा पे चलती है, ऐसा स्ट्रेट लाइन पे चलती है लाइट, ऐसा मान लेंगे हम। और पाथ ऑफ लाइट को बच्चों कहा जाता है, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। इसको रे बोलते हैं हम लोग। रे वो रे नहीं, रे माने किरण, जादू तेरी नजर वाली किरण। देखो
ये रे ऑफ लाइट है। लाइट अगर ऐसे चलना शुरू किया, उसके पाथ को बोलते हैं बच्चों रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो अभी हम लोग लाइट को पार्टिकल मान के चलेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया भी गया है कि एक ऐसा फिनोमेना लाइट शो करता है जिसके कारण आप नहीं मान सकते हो कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है। ठीक है, उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं, उसका भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको फिलहाल ये पता चलना चाहिए कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता है, चलता है। और पाथ ऑफ लाइट को क्या कहा जाता है? रे ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बच्चों ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा होता है लाइट के लिए, तो कोई कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो लाइट को अपने में से पार होने देता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट। ऑब्जेक्ट कुछ होते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी जो लाइट के लिए होता है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो लाइट के प्रॉपर्टी के हिसाब से तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है ओपेक, जिसको हिंदी में आप अपारदर्शी भी बोलते हो। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को अपने में से पार नहीं होने देता है, यानी लाइट जब आएगी तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस कर देता है लाइट को। इसको बोलते हैं हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट होता है बच्चों कि लाइट, शॉर्टकट में लिख रहे हैं हम लोग, डजंट पासेस थ्रू इट, डजंट पास थ्रू इट। जो लाइट को अपने में से पास नहीं होने देगा उसको ओपेक बोलेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे 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 आपका बुक लाइट को आर पार नहीं होने देता है, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। जैसे आपका लकड़ी हो गया, वुड हो गया, ये जैसे कि आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया। ठीक है, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड भी हो गया, ऐसा डिजिटल बोर्ड भी, जैसे किसी घर का दीवार हो सकता है। ठीक है, इटीसी, ये सब क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। जैसे आप इसमें एक और चीज जोड़ सकते हो, जैसे कोई मिरर होता है, प्लेन मिरर हो चाहे कोई भी मिरर हो। ठीक है, मिरर लाइट को आर पार नहीं जाने देता है, इसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहा जाता है बच्चों। दूसरे तरह का ऑब्जेक्ट होता है जो अपने में से लाइट जाने देगा, आजा लाइट आजा, ये लाइट को बुलाता है और अपने में पास करवा देता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है बच्चों जब लाइट उस मीडियम में पहुंच जाए, मतलब मीडियम को पार कर जाए। जैसे मान लीजिए शीशा है, ग्लास है, ये ग्लास में जब लाइट जाती है तो वो आर पार हो जाती है, तो जिससे लाइट आर पार हो सके उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है इसको, यानी लाइट पासेस थ्रू इट, लाइट पासेस थ्रू इट, जिसे लाइट आर पार हो जाती है उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया ग्लास, ग्लास से लाइट आर पार हो जाती है। वाटर भी हो गया बच्चों, वाटर आपका घर का खिड़की हो गया, विंडो, जब खुला हुआ विंडो रहता है तो वो भी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो अपने में से लाइट को पार होने देते हैं। ठीक है, लाइट आर पार हो गया। थर्ड नंबर बच्चों है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, अब ये ट्रांसलूसेंट क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट के कुछ हिस्सों को पार होने देगा और कुछ हिस्सों को पार नहीं होने देगा। अब ये कैसा हो गया? ये कैसा है सर ट्रांसलूसेंट? जैसे बच्चों ऑयली पेपर हो गया। ऑयली पेपर का कहने का मतलब, आपके पास कोई पेज है, आपके नोटबुक का पेज है, उस पेज पर आप क्या करो? ऑयल लगा दो, तेल लगा दो, सरसों का तेल लगा दो। ठीक है, अब जो उस पे लाइट जाएगी बच्चों, तो पेपर से कुछ लाइट आर पार हो जाती है। आप ऐसे देखोगे भी, अगर कागज में क्या करो, पेपर में आप ऑयल लगा दो, तेल लगा दो, और उसके आर पार देखोगे तो कुछ पार्ट आपको दिखेगा, कुछ पार्ट उस साइड का नहीं दिखेगा। इसका मतलब लाइट का कुछ अंश जो है वो पार्शियली क्या हो रहा है? आर पार हो रहा है, और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर आ रहा है। यानी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो सम पार्ट ऑफ लाइट passes through it, कुछ ही लाइट का कुछ भाग आर पार हो पाए, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलूसेंट। जैसे कि आपका हो गया, जैसे कोई ग्लास है और ग्लास को आप क्या करो? रब कर दो दूसरे ग्लास से। ठीक है, उसको यानी घिस दो, तो वो ग्लास रब जो हो जाएगा, तो घिसा हुआ जो ग्लास होता है उसके आर पार कुछ लाइट जा पाता है और कुछ लाइट नहीं जा पाता है। इस तरह से तीन तरह के ऑब्जेक्ट हैं बच्चों। ओपेक जो लाइट को नहीं जाने देगा आर पार, ट्रांसपेरेंट जो कि लाइट को अपने आर पार जाने देगा, और ट्रांसलूसेंट जो कुछ पार्ट को लाइट को जाने देता है, कुछ पार्ट को नहीं जाने देता है। तब
तो ये हुआ बच्चों ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जो होता है वो लाइट के लिए कैसा रहता है। अब पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है बच्चों? देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को, देखो ऑब्जेक्ट को देखने का तरीका क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक आती है, तब ये ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। अगर इससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारी आंख तक नहीं पहुंचेगा तो हम उस चीज को देख नहीं पाएंगे। जैसे एयर को आप नहीं देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारे पास भेजता ही नहीं है जो दिखेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली में क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बच्चों, जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट को आर पार नहीं जाने देगा। जब इस पे कोई लाइट पड़ती है, ठीक है, तो इससे टकराकर इससे कोलाइड करेगा लाइट, ठीक है, और टकरा करके फिर सेम मीडियम में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से समझो, लाइट जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो इससे टकराने के बाद फिर से इसी मीडियम में लाइट पहुंच जाती है, इस घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यदि ये आर पार हो जाता तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होता बच्चों। जैसे ये लाइट इधर गई और इसके आर पार चला गया तो ये रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ये हो गया रिफ्रैक्शन, जिसको अपवर्तन बोलते हैं उनके। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों कि लाइट इंसिडेंट्स on an opaque surface and returns back to the same medium हम सारे चीज को बच्चों शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ा, लाइट उसी ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए लाइट पड़ा और ये फिर से वापस इससे टकरा करके सेम मीडियम में रिटर्न हो जाए, तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, इससे तो आप सब इससे प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहां से कोई लाइट आई, तो ये लाइट यहां से टकरा करके किधर की तरफ जाएगी? क्या ये इधर जाएगी या इधर जाएगी या इधर जाएगी? किधर जाएगी? ये कहां जाएगी? तो कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती है बच्चों? इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसमें यह पता चलेगा कि कौन सा रे इंसिडेंट हुआ और ये रे किधर की तरफ जाएगा। इसके लिए पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हमने पहले से ही एक प्लेन मिरर ले रखा है, या इसको आप ओपेक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ये वाला। ठीक है, ये मान लो एक प्लेन मिरर है, कोई मिरर के बारे में पढ़ना है आगे। ठीक है, तो इस पे मान लो कि एक लाइट आई, इस तरफ से ऐसे इंसिडेंट हुआ है, इस पे लाइट इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे O, और O को कहा जाता है बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जिस पॉइंट पे लाइट पड़ी है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो लाइट आ रही है इसका नाम मैंने रख दिया A, और इसको मैंने बोला ये है इंसिडेंट रे। जो लाइट इधर की तरफ आती है सरफेस की तरफ, ये मान लो एक ओपेक सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है? ओपेक सरफेस। ठीक है, और इस सरफेस पे ये लाइट आई है, इंसिडेंट हुई है, तो ये इसका रिफ्लेक्शन हुआ। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बच्चों? सबसे पहले क्या करिए, इस सरफेस के जिस पॉइंट पे लाइट पड़ी है उस पॉइंट पर आपको डालना है नॉर्मल। क्या डालना है? नॉर्मल डालना है, नॉर्मल। तो मैंने यहां पे एक नॉर्मल डाल दिया ऐसा O पॉइंट पे। अब नॉर्मल क्या होता है बच्चों? नॉर्मल जो होता है ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, कोई भी नॉर्मल होगा वो सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल। और ये मैंने ड्रॉ किया नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से लाइट का होगा रिफ्लेक्शन, और देखो लाइट, अब सवाल है कि ये रिफ्लेक्ट होके, ये जो लाइट आई है ये रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी? इधर जाएगी या ऐसे जाएगा या इस तरह, किस एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगा? ऐसे रिफ्लेक्ट होगा या किस तरफ से? ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाएगा ये लाइट। ये डिपेंड करता है बच्चों, ये क्या बैठ गया, ये काम नहीं कर रहा। ये डिपेंड करता है बच्चों कि ये जो एंगल है, ये जो आप एंगल लिए हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल आपको इधर बना देना है। क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा।
यानी जितना एंगल पे ये नॉर्मल के साथ ये लाइट पड़ा है उतना ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझना है क्योंकि इसको आगे हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। ये लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होके चला गया। ठीक है, और जितना एंगल ये होगा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये जो रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलते हैं, ये रे है रिफ्लेक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ, ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आर से नोट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख दूं यहां पे आई का मतलब है बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और आर को कहा जाता है बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्लियर है? ये आप पहले भी जानते होंगे कि आई का वैल्यू किसके बराबर होता है, आर के बराबर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, आई इक्वल टू आर के बराबर होता है। दूसरा लॉ क्या कहता है बच्चों, ये समझना। ये लॉ देखने में बहुत छोटा लगता है बच्चों, लेकिन इस लॉ का यूज करके हम लोग रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हैं। किधर की तरफ जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा बच्चों ये जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। एक ही प्लेन में कहने का मतलब है कि अगर बोर्ड के प्लेन में ये लाइट ऐसे आई तो ये रिफ्लेक्ट होके बोर्ड के प्लेन में ही जाएगा, यानी इसी प्लेन में, और ये नॉर्मल भी इसी प्लेन में ही होगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट ऐसे आई और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये लाइट अगर बोर्ड के प्लेन में आई है तो ये बोर्ड के प्लेन में ही रिफ्लेक्ट होगा, और नॉर्मल भी क्या होगा, बोर्ड के प्लेन में ही होगा। इस चीज को समझना जरूरी है। यानी तीनों चीज जो रिफ्लेक्टेड रे है, सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी पहले तो मैं लिख दूं इंसिडेंट रे। ठीक है, पहले इंसिडेंट होगा तभी तो रिफ्लेक्टेड रे आ पाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल to the point of incidence, to the point of incidence। नॉर्मल कहां डाले हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे डाले हैं। ठीक है, लाई इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करता है बच्चों। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें हम लोग एक चीज और करने वाले हैं। एक चीज क्या करने वाले बच्चों, इसमें समझना है हम लोग को एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। इसको भी हम लोग साथ साथ पढ़ ही लेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम लोग डेल से डिनोट करते हैं। डेल बोलो या लेम्डा बोलो, ठीक है। तो मैं इसको डेल ही बोल रहा हूं, डेल डेल, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बच्चों, इस चीज को अच्छी तरह समझना। देखो एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि ये जो इंसिडेंट रे है ये अपने पाथ से कितना भटक गया, कितना एंगल भटक गया, डेविएट हो गया। तो देखो ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा था, ठीक है। अगर ये मिरर नहीं रहता, अगर ये मिरर नहीं रहता तो ये रे किधर की तरफ जाता रे, सीधा जाता, ऐसे 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 ऐसा जाता, सीधा जाता, ये इधर जाता। लेकिन इसको देखो, ये रे जो है इंसिडेंट होके इतना मुड़ गया, इधर की तरफ चला गया, रिफ्लेक्ट होके। मतलब ये अपने पाथ से कितना एंगल डेविएट हो गया, कितना एंगल डेविएट हो गया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इंसिडेंट रे जो है ये, और फाइनल रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो ये अपने पाथ से कितना एंगल डिफ्लेक्ट हो गया, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। ये डेल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये टोटल एंगल कितना होगा बच्चों, ये वाला, यानी एक स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो इसमें आप आई को, आर को और डेल को जोड़िएगा तो कितना डिग्री मिलेगा, कितना डिग्री मिलेगा, आई प्लस आर प्लस डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों आई और आर क्या है, बराबर है, हेलो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से आई इक्वल टू आर है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, आर के बदले भी आई पुट कर देता हूं, प्लस डेल इक्वल टू 180। ये आई 2i हो जाएगा और डेल का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 2i। तो रिफ्लेक्शन के केस में याद रखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है 180 माइनस 2i के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चों कि रिफ्लेक्टेड रे हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने का सीखना होगा आपको।
क्योंकि इसके आगे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में, किस तरह से कोई मिरर इमेज को फॉर्म करता है। तो सबसे पहले समझना है कि हाउ टू ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से ड्रॉ किया जाता है बच्चों, इसको पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी रे जो आया वो रिफ्लेक्ट होके किधर की तरफ जाएगा। सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझना जरा। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ये एक सरफेस है, यहां से होने वाला है रिफ्लेक्शन। मान लीजिए कोई रे ऐसे आया, ये रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगा। तो सबसे पहले आपका काम क्या करना है, पहले ये समझो। सबसे पहले ये देखो कि ये जो सरफेस है, सरफेस के किस पॉइंट पे ये लाइट पड़ा है। इस पॉइंट पे लाइट पड़ी है, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले बच्चों डालना है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब इस सरफेस के एक परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो मैंने इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लिया, जो कि कहलाएगा मेरा नॉर्मल। ठीक है, अब इस एंगल को बोलेंगे बच्चों हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतना ही बना लेंगे इधर की तरफ हम लोग एंगल, यानी कि जितना आई है उतना ही आर इधर बना लेंगे। यानी ये 30 डिग्री है तो इधर भी 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे, और यहां से नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल जाएंगे। मैंने एक एग्जांपल दिया, ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ये भी होना चाहिए। तो यदि ये इंसिडेंट रे है, यदि ये इंसिडेंट रे है, तो ये मेरा होगा रिफ्लेक्टेड रे, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, ये बना। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं आपको सरफेस हमेशा ऐसे ही दिया रहे। ठीक, अब देखो जरा, मान लीजिए सरफेस ऐसा है, सरफेस ऐसा है, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट आया ऐसे, रे ऑफ लाइट आया ऐसे, ठीक है। अब बोलेगा ये रे रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये रे रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगा ये डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला कि सरफेस के जिस पॉइंट पे ये रे ऑफ लाइट आती है, इस पॉइंट पे आपको सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। इस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन तो ऐसा ही होगा, ये मेरा सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल, ठीक है। और ये इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। अब जितना एंगल इधर आप बनाए हो उतना ही एंगल आप सेम इधर भी बना लो, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्टेड रे। और देखो बच्चों, I बराबर R हर सरफेस पे वैलिड होता है। जितना भी ओपेक सरफेस है किसी भी सरफेस के लिए ये वैलिड होता है। दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो किसी भी सरफेस के लिए वैलिड होता है। आगे मैं बात करूंगा कर्व सरफेस के बारे में भी। अच्छा, उसके बाद और भी मैं आपको पॉसिबिलिटीज दूं। जैसे मान लीजिए कि ये मिरर है, ये मिरर है और लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। थोड़ी देर वीडियो पॉज कीजिए और इसका रिफ्लेक्टेड रे खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ठीक है, खुद से कोशिश करो। देखो मैं बता देता हूं, इस पॉइंट पे ये सरफेस हो गया, सरफेस के इस पॉइंट पे लाइट पड़ी है, इस पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया। अब मुझे इस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा नॉर्मल। और ये नॉर्मल सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। इस सरफेस के साथ ये नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोलेंगे आई। ये एंगल क्या हो गया, आई हो गया। उतना ही एंगल आपको इस साइड बना देना है और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। दैट इज आई इक्वल टू आर हमेशा आपको ये बताएगा कि रिफ्लेक्टेड रे किधर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब सवाल है कि भाई स्ट्रेट पाथ रहेगा या स्ट्रेट ऑब्जेक्ट रहेगा या फ्लैट सरफेस रहेगा, तो वहां पे आप नॉर्मल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि इस हाथ पे इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दोगे, ये हो गया नॉर्मल, ठीक। लेकिन 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 अगर सरफेस कर्व रहा, अगर कर्व सरफेस रहा, तो मैं यहां आपको बताता हूं कि कर्व सरफेस पे हम लोग कैसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और कर्व सरफेस में भी सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा उसमें होगा स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल मैं फिर अच्छे से लिख दूं रे, ये तो ऐसे नहीं लग रहा था सर। स्फेरिकल सरफेस, अब देखो स्फेरिकल सरफेस रहेगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक गोला लिया, गोला गोला रे गोला, स्फेयर लिया ऐसा। इसको आप सर्कल मत समझना बच्चों, ये स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर को मैं थोड़ा सा नीचे कर ले, ऐसा कैसा रे, ये स्फेयर हो गया। अब इस स्फेयर पे
मान लीजिए मुझे स्फीयर का सेंटर मान लो ये है, स्फीयर का सेंटर जानना जरूरी है, ये है, ओ है इसका सेंटर। अब मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, ये पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है ए पॉइंट से होते हुए जो सीधा सेंटर की तरफ जाए। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूं। जैसे इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, यानी ए पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो सीधा सेंटर से जाए। ए से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो सीधा सेंटर से पास करे, ठीक है। अब ये जो एंगल होगा बच्चों, ये एंगल ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये हुआ नॉर्मल, नॉर्मल एट पॉइंट ए, ये ए पॉइंट पे नॉर्मल हुआ एट पॉइंट ए, ठीक है। यदि मुझे बोलेगा इस पॉइंट पे नॉर्मल डालो, बी पॉइंट पे, सरफेस ये है स्फेरिकल सरफेस, किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल डालने बोले तो इस पॉइंट को सीधा आप सेंटर से मिला दो, ये हो गया नॉर्मल, इस सरफेस पे ये हो गया नॉर्मल। अगर मुझे बोलता बोल के तो देखिए कोई, यहां देखो ये पॉइंट ओ है, मान लो यहां लिख दिया, शिफ्ट कर दिया मैंने, मान लो इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल डालना है, इस सरफेस के इस पॉइंट पे नॉर्मल डालना है, ये पॉइंट है सी, तो मैं यहां से इस पॉइंट को सीधा सेंटर से मिला दूंगा, ये हो जाएगा इस पॉइंट पे नॉर्मल, ये हो जाएगा नॉर्मल। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? क्लियर, ठीक है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक कर्व सरफेस देता हूं और उस कर्व सरफेस पे आप नॉर्मल ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है। चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। मान लीजिए कोई एक ऐसा सरफेस है, ये किसी स्फीयर का पार्ट है, ऐसा मान लो ये किसका पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है, जिसे पूरा स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस है, इसको मैंने यहां से काट दिया, यहां से काट देने के बाद क्या बच रहा है, देख रहे हो, देख रहा है विनोद, क्या बच रहा है, ये बच रहा है, और ये किसका पार्ट था बच्चों, एक स्फीयर का पार्ट था, ठीक है। तो मैं एक ऐसा सरफेस लिया हूं जो स्फीयर का एक पार्ट है, और मैंने क्या किया, इस पे ऐसे एक रे डाला, ऐसे एक रे डाला। अभी आपको मिरर के बारे में नहीं समझना है, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि एक ऐसा सरफेस है, जैसा मेरा हाथ है, देख लो, चम्मच देखो, चम्मच, चम्मच का जो सरफेस होता है, एक तरफ धसा हुआ होता है और एक तरफ उगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा सरफेस मान लो, इस पे ऐसे रह गया, अब ये रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले समझो कि इसमें रिफ्लेक्टेड रे हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया था, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होता है उस पॉइंट पर हम लोग सबसे पहले क्या डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे। लेकिन सर इसमें नॉर्मल कैसे डाले, पूरा स्फीयर था तो इस पॉइंट पे नॉर्मल डालने के लिए बोला था, तो मैंने इस पॉइंट को सेंटर से मिला दिया था, लेकिन इसका सेंटर कहाँ है सर, तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरा स्फीयर ऐसे बना लूंगा, मान लूंगा कि ये इस स्फीयर का पार्ट है, ये वाला जो है ये सरफेस, ये मान लूंगा कि ये पूरे स्फीयर का पार्ट है, ये पार्ट है पूरे स्फीयर का, इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा बच्चों, मान लेते हैं ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट सी, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे हमें ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुआ है, इस पॉइंट पे पहले नॉर्मल डालो, नॉर्मल डालने के लिए क्या करेंगे, सेंटर से इसको मिला देंगे, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। अब इंसिडेंट रे और ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया नॉर्मल, इस दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हो बच्चों, आई बोलते हैं। हमेशा आई बराबर 8 लगाना है, हमेशा क्या लगाना है, आई बराबर 8, दिमाग में रख लो इसको, खोपड़ी खोलो, जितना एंगल नॉर्मल के साथ इधर बनाए हो उतना ही एंगल आपको नॉर्मल के साथ इधर भी बना लेना है, यानी ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए और एक लाइन आपको ड्रॉ कर देना है, यही हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ये हुआ, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगा आई, और ये जो एंगल बनाएगा आर, ये दोनों बराबर होना चाहिए बच्चों, किसी भी केस में बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले यही चीज सीखना है हम लोगों को कि नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं और रिफ्लेक्टेड रे भी कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक मिरर ऐसा दे रहा हूं, कैसा, कैसा सर, ऐसा, ऐसा दिया, ठीक है। एक ऐसा सरफेस है, यानी ये सरफेस है, मेरे हाथ को एक सरफेस मान लो, ऐसा कर। अब इस पे जब लाइट ऐसे आएगी तो ये रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगा, सपोज करो एक लाइट इस पे इस तरफ इंसिडेंट हुआ, अब ये पूछ रहा है कि भाई ये लाइट रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी,
ठीक है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है बच्चों, इस सरफेस को, ये जो सरफेस है, ये कर्व सरफेस, इस सरफेस को हम लोग मान सकते हैं कि ये भी एक गोले का टूटा हुआ दिल है, ठीक है। ये स्फीयर का, पूरे स्फीयर का ये टूटा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट। अब इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा बच्चों, माफ करना मैं एकदम एग्जैक्ट स्फीयर नहीं बना पा रहा हूं, ठीक है। ये इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये लीजिए सेंटर, ठीक है, मैंने ये सेंटर ले लिया। अब जिस पॉइंट पे लाइट पड़ी है उस पॉइंट को पहले आप सेंटर से मिला दो, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ये हो जाएगा सरफेस पे नॉर्मल। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल, ठीक है। और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आई बोलते हैं। अब जितना एंगल नॉर्मल के साथ इधर बना है उतना ही एंगल नॉर्मल के उस पार बना देंगे। ये यानी ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री का एंगल बना देंगे और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, उस सिचुएशन में आप लोग खुद से जैसे मैंने ऐसा सरफेस दिया, स्फेरिकल सरफेस, और मैंने रे ऑफ लाइट को ऐसे भेजा, ऐसे सीधा। आपको रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करके बताना है। आप पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो ये भी कर सकते हो आप लोग। ये मक्खी तो दिमाग खराब कर रहा है। तो बच्चों इस पार्ट को हम क्या मान लेंगे कि ये एक बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है। पहले एक गोला ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, और इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो मान लेते हैं ये सेंटर सी है। अब मैं यहां से जिस पॉइंट पे लाइट पड़ी है उस पॉइंट पे क्या डालूंगा बच्चों, जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लाइट पड़ी है, इस पे मुझे, इस सरफेस पे मुझे नॉर्मल डालना है। तो नॉर्मल डालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, इसको सीधा सेंटर से मिला दो, सीधा सेंटर से मिला दो। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही लेना है जितना आई है। क्लियर है। तो देखो जितना ये आई है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ इतना एंगल बनाया, तो नॉर्मल के उधर भी आप सेम एंगल बना लो, जितना एंगल ये है उतना एंगल इधर भी बना लो और एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और हमेशा आई बराबर क्या होगा बच्चों, आर। आई होप कि आपका आंसर सही होगा अगर आपने पॉज करके ट्राई किया होगा तो अभी हम लोग समझ चुके हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ किया जाता है बच्चों, ठीक है। लेकिन हम आपको एक केस दे रहे हैं जिसमें आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ठीक है। तो समझो जरा, तो समझो एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक नोट पॉइंट मैं आपको नोट करवाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, मैंने एक सरफेस ड्रॉ किया, फ्लैट सरफेस, फ्लैट पूरी तरह से एकदम सोया हुआ सरफेस। इस पर मैंने क्या किया बच्चों, एक रे ऑफ लाइट सीधा इसके परपेंडिकुलर डाला, सीधा परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। और ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगा ये पता करना है। सबसे पहले जानो कि ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे सरफेस के साथ कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री का। ये एंगल 90 डिग्री है। तो कोई बताएगा मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो बच्चों याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, जब लाइट रे किसी सरफेस पे पड़ती है, इस सरफेस पे हम लोग नॉर्मल डालते हैं और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच को आई बोलते हैं। अगर रे ऐसे जाता तो ये होता आई, अगर रे ऐसे आता तो ये होता आई, अगर रे ऐसे होता तो ये आता आई। लेकिन रे ऐसे हो जाए, सीधा ऐसे हो जाए, तो आई बराबर कितना बचेगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप जब इस पे नॉर्मल डालोगे, मैं नॉर्मल डाल के दिखा देता हूं, दूसरे कलर से नॉर्मल डालता हूं, ऐसा, कई सारे ऐसा मैं नॉर्मल डालूंगा तो ये इंसिडेंट रे पे ही आ जाएगा, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल यहाँ पे 0 डिग्री होगा, ठीक है। इसका मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होके फिर से उधर ही जाएगी, क्योंकि आई 0 है तो आर भी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। यानी जब भी कोई लाइट किसी सरफेस के परपेंडिकुलर पड़ती है तो याद रखना आई भी 0 होता है, आर भी 0 होता है, ठीक है। आई 90 नहीं होगा बच्चों, 90 नहीं होगा। ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करते हैं किसके साथ, नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं हमेशा। इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग इमेज के बारे में। थोड़ा सा इमेज के बारे में जानकारी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले इमेज बनेगा किसमें, तो भाई इमेज रिफ्लेक्शन के कारण बहुत सारा इमेज बनता है बच्चों, ठीक है।
तो मिरर के केस में ये इमेज बनता है। तो सबसे पहले समझो, सबसे पहले एक चीज और मैं कर्व सरफेस में बता दूं बच्चों। कर्व सरफेस में ये तो पहला पॉइंट हुआ या पहला एग्जांपल इसको मान सकते हो। दूसरा एग्जांपल है बच्चों कि अगर 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 ऐसा कोई सरफेस है, ऐसा कैसा ऐसा, और मान लो ये स्फीयर का कोई पार्ट है, ठीक है, और स्फीयर का ये स्फीयर का पार्ट है, इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, मान लो यहां सेंटर है, और मान लो सेंटर से ही कोई लाइट ऐसे चली गई, सेंटर से ही लाइट चली गई, ठीक है। अब बोलेगा रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा। तो देखो बच्चों, ये सेंटर से जो लाइट गई है तो यहां पे इंसिडेंट हुआ है, अब ये रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगा। तो समझो जरा, ये जो सरफेस है और ये जो सेंटर है, तो पहले मैं इस पॉइंट पे क्या डालूंगा, नॉर्मल। अब जब आप नॉर्मल डालोगे तो पता चलेगा कि ये नॉर्मल भी इसी लाइन पे आ गया, क्योंकि नॉर्मल हम लोग किसी पॉइंट पे कैसे डालते हैं, एक मिनट, इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से सेंटर को मिला देंगे, तो नॉर्मल भी यही हो गया। इसका मतलब आई यहां पे क्या है बच्चों, जीरो है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बराबर जीरो हो गया, क्योंकि ये सरफेस के सीधा परपेंडिकुलर पड़ा है, तो आई जीरो हो गया। तो भाई आर भी क्या होगा, जीरो होगा। जितना जिस रास्ते से ये इंसिडेंट रे गया उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा, दैट इज आर बराबर जीरो होगा। यानी सेंटर से पास किया तो सेंटर से ही वापस लाइट आ जाएगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं बच्चों कि ये मिरर क्या होता है, मिरर, ठीक है। मिरर एक ऐसा पार्ट होता है ग्लास का बच्चों, जिसका एक सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। मिरर क्या होता है, पार्ट ऑफ ग्लास, पार्ट ऑफ ग्लास हैविंग वन सरफेस इज रिफ्लेक्टेड पार्ट, वन सरफेस इज रिफ्लेक्टेड पार्ट, यानी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए बच्चों। एक्चुअली क्या है कि कोई भी अगर आप ग्लास लेते हो और ग्लास के अगर आप पीछे में पेंट कर दोगे तो वो एक मिरर की तरह काम करने लगता है, लेकिन उसमें सिल्वर का पेंट लगा होता है बच्चों, अच्छे से अच्छे क्वालिटी देखने के लिए। आप मिरर यूज भी करते होगे, अपना थोपड़ा डेली देखते होगे प्लेन मिरर में, ठीक है। किसी कहीं जाने से पहले आप तैयार होते होगे तो आप देखते होगे एकदम इसका जो पीछे वाला सरफेस आप कभी मिरर का खोल के देखोगे तो वो पॉलिश्ड रहता है, कलर से सिल्वर पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है, जिसके कारण एक सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग होता है, मतलब इस पर से लाइट आएगी तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, ठीक है। तो मिरर बच्चों होता है दो तरह का, मिरर होता है दो तरह का, मिरर होगा दो तरह का। एक होता है बच्चों प्लेन मिरर, एक होता है प्लेन मिरर, और दूसरा बच्चों होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। आपके सिलेबस में प्लेन मिरर का सिर्फ चर्चा किया गया है रिफ्लेक्शन में, बट प्लेन मिरर के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे इसमें, ठीक है। एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है बच्चों, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा, सरफेस इज प्लेन, ठीक है। लेकिन स्फेरिकल मिरर में क्या होगा बच्चों, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज कर्व्ड, ठीक है। जैसे मान लो एक ऐसा मिरर है जो एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन, ठीक है, इसका सरफेस कैसा है, प्लेन है। लेकिन एक ऐसा मिरर मान लो जो आपको चम्मच की तरह दिखता हो, ऐसा, इस तरह का मिरर, ये जो होता है ये बच्चों स्फेरिकल मिरर होता है, या इसको कर्व्ड मिरर भी कहा जाता है इसको, ठीक है, जो पूरी तरह से इसका सरफेस जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कर्व होता है, ठीक। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका कर्व होगा वो स्फेरिकल मिरर होगा, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा, देखो ये जो स्फेरिकल मिरर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ऐसे इस तरह का, है ना। जैसे मैं आपको ये बताया था कि ये स्फेरिकल मिरर है, और ये जो होता है बच्चों ये प्लेन सरफेस वाला, ये प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर को दर्शाने का तरीका क्या है बच्चों, कि कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये एक सरफेस को डिनोट करता है। ये मिरर तो ऐसा होता है, पूरा प्लेन होता है, आप देखे होगे, लेकिन उसको एक लाइन से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है। तो आप प्लेन मिरर में सीखेंगे कि इमेज कैसे बनता है, लेकिन उसके लिए समझना होगा आपको कि ये इमेज है क्या, इमेज किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हो तो आपको जो दिखता है क्या वो रियल में है, ऐसा जैसे आपका ही चेहरा मिरर के पीछे दिखता है, ठीक है। तो मिरर में जो दिखता है क्या वो चीज है क्या एक्चुअली में,
बच्चों उसी को इमेज बोलते हैं। जो आपको दिख रहा है मिरर में आपका चेहरा, उसी को बोलते हैं इमेज। लेकिन ये इमेज बना कैसे? इमेज कितने तरह का होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब भी इमेज बनता है, इमेज बनने के लिए ऑप्टिकल इवेंट का होना जरूरी है। ऑप्टिकल इवेंट कहते हैं बच्चों कि जैसे आप लाइट के बारे में अभी तो पता चला कि आपको रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी क्या है? एक ऑप्टिकल इवेंट है। ऑप्टिकल इवेंट का मतलब होता है कि लाइट के द्वारा कोई फिनोमेना होना, लाइट का कोई फिनोमेना होना ही ऑप्टिकल इवेंट कहलाता है। तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये इमेज क्या होता है। इमेज, इमेज जो होता है वो डुप्लीकेट होता है। इट इज द डुप्लीकेट ऑफ ऑब्जेक्ट, डुप्लीकेट ऑफ ऑब्जेक्ट formed by optical event, formed by optical event। ऑप्टिकल इवेंट मतलब लाइट का कोई फेनोमेना, लाइट का कोई फेनोमेना होगा, जैसे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, इसके कारण जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट आपको दिखता है, जैसे आपका डुप्लीकेट आपके मिरर में दिखता है, दर्पण में दिखता है, तो वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। लेकिन बच्चों इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको यह समझना होगा कि रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये इमेज कितने तरह का होता है। ये इमेज बच्चों दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है रियल इमेज, और दूसरा होता है बच्चों वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब रियल और वर्चुअल में मैं आपको अंतर बता देता हूं। वर्चुअल इमेज क्या है? जैसे आप आईना में या मिरर में आप जो अपना इमेज देखते हो, ठीक है, वो रियल में नहीं है, वो वर्चुअल है। वो वास्तविक में ऐसा दिख है नहीं, उधर कोई आईना के पीछे कोई रहता नहीं है, ठीक है। तो वो हो गया वर्चुअल इमेज, जिसको आप डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप कभी सिनेमा हॉल में जाओ पर्दे पे सिनेमा देखने के लिए, या आप कोई प्रोजेक्टर लगा दो, तो स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिखता रहता है या जो वीडियो दिखता रहता है वो रियल इमेज है। वो क्या है? रियल इमेज। रियल इमेज को देखने के लिए आपको स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन वर्चुअल इमेज जो आप आईना में देखते हैं, प्लेन मिरर में देखते हैं, उसको देखने के लिए आपको कोई इमेज की ये स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप कोई घर में चम्मच उठाना, स्पून को इधर से भी देखना जिधर से पार्ट धसा हुआ रहता है, और जिधर से उगा हुआ पार्ट रहता है उधर से भी देखना, अपना चेहरा देखना। आप क्या डिसाइड करोगे? देख करके डिसाइड करना, ठीक है। एक तरफ से आपको छोटा चेहरा दिखाई देगा, एक तरफ से आपको अपना चेहरा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो वो जो इमेज आपको दिख रहा है रियल में, बिना स्क्रीन का दिख रहा है, वो होता है आपका वर्चुअल इमेज, ठीक है। और जो स्क्रीन पे आपको इमेज दिखता है वो होता है बच्चों रियल इमेज, ठीक है। अब इमेज बनता कैसे है बच्चों? तो रियल इमेज में मैं आपको बता देता हूं कि ये रियल इंटरसेक्शन ऑफ होता है रिफ्लेक्टेड रेज होता है। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, इसीलिए रिफ्लेक्टेड रेज होता है। दो रेज जब रिफ्लेक्ट होकर वास्तव में कटती है किसी पॉइंट पे, तो इमेज बनता है। ये और चीज भी क्लियर हो जाएगा जब आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ोगे। अभी के लिए आप ये समझो कि रिफ्लेक्टेड रे जहां कटती है जाके, रिफ्लेक्टेड रे ना कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे जहां जिस पॉइंट पे जाके कटती है उसको रियल इमेज कहा जाता है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज क्या होता है बच्चों? जिसमें आपको लगे कि दो रे ऐसे गया, लेकिन किसी कारणवश ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाया, काट नहीं पाया, बीच में कुछ आ गया रोड़ा बाधा डालने के लिए, ठीक है, रास्ते का पत्थर। तो ये दोनों रेज ये दोनों रेज नहीं मिल पाया, बीच में कुछ आ गया। तो अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं, इमेजिन करूं कि मैंने ऐसे बढ़ाया, इसको भी अपनी सीध में बढ़ाया, तो लग रहा है कि यहां पे जाके कट जाएगा। ये मेरा इमेज जो है ये वर्चुअल है, ठीक है। ये बनता है अपीयर टू बी कट, या आप ऐसे लिख सकते हो रिफ्लेक्टेड रेज, दोनों में रिफ्लेक्टेड रेज ही है, सो ध्यान में रखना। रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू बी कट, अपीयर टू बी कट, ऐसा लगता है कि ये दोनों रेज कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद रियल इमेज को देखने के लिए रिक्वायर्ड स्क्रीन, आपको स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, ये स्क्रीन पे ही दिखाई देता है। लेकिन वर्चुअल इमेज जो कि प्लेन मिरर में भी बनता है, नो स्क्रीन रिक्वायर्ड, कोई भी स्क्रीन की जरूरत आपको नहीं है, नो स्क्रीन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? रियल इमेज जो होता है वो
इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, या ऐसे लिख दो विद रिस्पेक्ट टू को बच्चों हम लोग WRT बोलेंगे, इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब रियल इमेज कैसा रहता है बच्चों, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, सीधा है ऐसे, तो इसका इमेज जो बनता है उल्टा बनता है, ठीक है, ये इसका रियल इमेज हुआ। रियल इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले कैसा रहता है, उल्टा रहता है, इन्वर्टेड रहता है। लेकिन वर्चुअल इमेज जो होता है बच्चों, वर्चुअल इमेज ये होता है, इन्वर्टेड नहीं होगा, ये इरेक्ट होगा, इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये सीधा होगा। यानी जैसा आप रहेंगे वैसा ही आपका इमेज बनेगा। जैसे आप मिरर में जो इमेज देखते हो तो चेहरा ऐसे है तो ऐसे ही दिखता है आपको, उल्टा नहीं दिखता है, उल्टा दिखेगा तो वहां से भाग जाएगा आदमी, ठीक है, कोई भूत आ गया मिरर में। तो ये दोनों बच्चों अंतर है वर्चुअल इमेज में और रियल इमेज में, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों, आज का सेशन यहाँ ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज होता है वो प्लेन मिरर में कैसे बनता है, यानी इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। यानी मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इसका इमेज कहां बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।